शिशु में दंत सूत्र दोनों को नोट किया था। दांतों के विशेषताओं को भी आपने नोट कर लिया था। दांतों में 3 प्रकार की विशेषता लिखी थी आपने। एक तो होती है द्विबार दंती, गर्त दंती, और तीसरा आपने नोट किया था विषम दंती। ये भी घटनाएं नोट हो चुकी थी। अच्छा, दांत कौन कौन से कहाँ पाए जाते, ये संरचनाएं भी आपने देख ली थी। मैं वापस दिखाऊं क्या? वैसे आप लोग सब जानकार हो, बहुत शानदार। और यहाँ से देखोगे तो जबड़े में टोटल उधर की तरफ भी 8, इधर की तरफ भी 8। आगे का जो 2 दांत है इनको कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक केवल 2 होते हैं और चवर्णक 3 पाए जाते हैं। 2, 1, 2, 3। और इधर भी 2, 1, 2 और 3 है ना। तो ये 2, 1, 2, 3, इधर भी 2, 1, 2, 3। इसलिए मानव के अंदर जो दंत सूत्र बनता है वो दंत सूत्र होता है 2, 1, 2, 3 बटा 2, 1, 2, 3। टोटल जबड़े 2 दांत हो जाएंगे टोटल 32। लेकिन आपने ऐसा नोट किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर प्री मोलर, हिंदी में बोले तो अग्र चवर्णक, और ये अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। और मोलर की जो संख्या होती है बच्चे में वो 3 नहीं होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे दंत सूत्र क्या होगा? दंत सूत्र यहाँ पे हो जाता है 2, 1, 0, 2 बटा 2, 1, 0, 2 इंटू करोगे 2 बराबर 20 दांत पाए जाते हैं। और इस 20 दांतों को क्या कहते हैं? दूध के दांत। और ये लास्ट में आते हैं, टोटल हो जाते हैं स्थायी दांत। कई बार स्थायी दांत 20 मिलते हैं, कई बार 20 की जगह 32 मिलते हैं। तो आप उस ऑप्शन को देख करके ठीक करना। और दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, दांतों के प्रकार। विशेषता आपने नोट कर ली थी, दांतों के प्रकारों को नोट करते हैं। दांतों के प्रकार। यस, थोड़ा सा ऊपर। दांतों के प्रकार, जैसे मैं एक जबड़े को बनाऊं तो शुरू में आप देखोगे एक जबड़े के अंदर, बीच में लाइन खींचना ठीक नहीं रहेगा। शुरू में 2 दांत, इधर के 2 दांत जिसको अपन कहते हैं कृंतक, कृंतक। तो इधर के भी 2 दांत, क्या नाम हो जाएगा? कृंतक। उसके बाद में एक दांत काफी नुकीला दांत होता है, इधर भी एक नुकीला दांत होता है, इसको क्या कहते हैं? रदनक। ये होते हैं रदनक। फिर इधर की तरफ कितने दांत? 2 दांत, ये 2 दांत। तो इधर भी 2 दांत, और इन 2 दांतों को क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। इनको कहते हैं अग्र चवर्णक, ये अग्र चवर्णक। फिर कितने दांत यहाँ पे? 3 दांत, जो काफी मोटे दांत होते हैं, इस टाइप से यूं डबल शेप में पाए जाते हैं। ये डबल शेप में पाए जाते हैं। इधर की तरफ भी काफी बड़े इस टाइप में रहते हैं, इस टाइप में यूं रहती है। इनका क्या नाम हो जाएगा? चवर्णक। ये चीजें बिल्कुल आपको यूं मतलब याद हो चुकी है। तो इधर की तरफ ये तो है बीच में से जबड़ा, और इस जबड़े के अंदर शुरू में 2 दांत, फिर 1 दांत, फिर 2 दांत, फिर 3 दांत। इधर भी 2 दांत, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, है ना। और इनके नाम होते हैं ऊपर की तरफ कृंतक, फिर रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब देखो, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि एक जबड़े में, जबड़ा मतलब ये एक जबड़ा है, और एक जबड़े में चवर्णक दांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अभी एक रिसेंटली परीक्षा में प्रश्न आया था कि पूरे मुंह में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 पाई जाती है। नीचे के जबड़े में रदनक 2, ऊपर की तरफ, टोटल 4 हो जाएंगे। उसी टाइप में पूछ ले, चवर्णक मुंह में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक जबड़े में होते हैं 3, 3, 6, और दोनों जबड़ों के अंदर 12 दांत पाए जाते हैं। कई बार इनकी संख्या पूछी जाती है। कल कुछ चीजें मैंने चलते में बता दी थी कि हाथी के अंदर जो आगे निकले हुए दांत होते हैं वो हमेशा कृंतक और ऊपरी जबड़े के होते हैं। चूहे के अंदर बाकी सब दांत रुक जाते हैं, लेकिन कृंतक दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यस, आप 1 नंबर पे नोट करो, कृंतक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? यस, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसाइजर्स। 1 नंबर पे आप नोट करो, कृंतक। कुछ किताबें इसको कृतनक लिखती है, जबकि सही शब्द है कृंतक, और इसको कहते हैं इंसाइजर्स।
कृंतक, इंसाइजर्स। इंसाइजर्स के अंदर नोट करो, लिखो आप, ये तीखे कौमा धार युक्त, एकदम चढ़ोड़ो पौनो कीड़ो है, तीखे धार युक्त दांत भोजन को कुतरने एवं काटने, भोजन को कुतरने तथा भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखोगे, प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? हाँ, प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। एक लाइन छोड़ के फिर आगे नोट करो, लिखो हाथी में ऊपरी जबड़े के, हाथी में ऊपरी जबड़े के कृंतक, कोष्टक में लिखोगे टस्क, दांत, हाथी में ऊपरी जबड़े के कृंतक, टस्क, दांत बाहर निकले रहते हैं। कृंतक, टस्क, दांत बाहर निकले रहते हैं। कृंतक, टस्क, दांत, ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं टस्क, और ये बाहर निकले रहते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करोगे, चूहे में, चूहे में कृंतक दांत, चूहे में कृंतक दांत जीवन भर, चूहे में कृंतक दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं या वृद्धि करते हैं। चूहे में कृंतक दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। चूहे में कृंतक दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग नोट करो, रदनक। ये 1 नंबर पे दांत थे, नाम था इसका कृंतक। 2 नंबर पे आप जा रहे हो, नाम लिखो आप रदनक। यस, 2 नंबर पे आपने लिखा है रदनक। रदनक को इंग्लिश में लिख लो कैनाइंस। कैनाइंस, कैनाइंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, यह मांसाहारियों में, यह मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित, मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। दूसरा, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? 2-2 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है। और दोनों जबड़ों में इसकी संख्या हो जाएगी 4। प्रत्येक जबड़े में 2-2 होती है, दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 4 होती है। मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होती है, थोड़ी सी इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। और दूसरा काम, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं।
3 नंबर पे आप नोट करोगे अग्रचवर्णक। 3 नंबर पे अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। 3 नंबर पे आप नोट कर रहे हो अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक को आप लिखोगे प्री मोलर। ये प्री मोलर दांत होते हैं। प्री मोलर में फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि छोटे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। ये छोटे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। ये छोटे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। छोटे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखोगे प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जबड़े में एक तरफ 2 होती है, जबड़े में तो 4 होगी ना। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। बस 2 ही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि यह भोजन को, जब बड़े हो जाते तो ये निकलते हैं और यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। 4 नंबर पे आप नोट करोगे चवर्णक। चवर्णक इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलर। चवर्णक, मोलर दांत। यस, 4 नंबर पे आप पहुंच गए हो और 4 नंबर पे आपने नोट किया है चवर्णक। चवर्णक को अपन कहते हैं मोलर। मोलर दांत के नाम से जानते हैं। मोलर दांत के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करो आप मोलर। मोलर में फर्स्ट नोट करोगे यह भोजन को चबाते हैं। पहला काम इसको भोजन का चबाना। सेकंड काम, इन्हें अक्ल दाढ़, घणे ठोकरो लागे पछे आया करे ना, इन्हें अक्ल दाढ़, या इसको अंग्रेज कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ कहते हैं। अक्ल दाढ़, विजडम टीथ कहते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या, प्रत्येक जबड़े में संख्या 6 होती है। यस, प्रत्येक जबड़े में संख्या होती है 6। और मुंह में इनकी संख्या, मुंह में चवर्णकों की टोटल संख्या 12 होती है। बच्चों में इनकी संख्या देखना, टोटल नीचे होते हैं 4, ऊपर भी 4, 8 ही होते हैं। अपने में 3 होते हैं दोनों तरफ, उनमें 2 पाए जाते हैं। ये सिंपल छोटी चीजें थी, कल आपने नोट कर ली थी, लिखना बाकी रह गया था। एक दांतों के बारे में भी आपने जब चित्र बनाया था तब उसमें लिखा भी था कि दांत का जो शिखर होता है उसको इनेमल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और उस इनेमल का निर्माण जिस केमिकल से होता है उसका नाम था कैल्शियम फॉस्फेट। और दांतों का जब अध्ययन होता है तो उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत में अधिकतर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो नाम होगा डेंटिन पाया जाता है ना। 2-3 पॉइंट ये भी नोट कर लो आप। अगला पॉइंट आप नोट करो दांत। दांत के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे दांतों का शिखर, दांतों का शिखर इनेमल से निर्मित, इनेमल से निर्मित होता है। दांतों का शिखर इनेमल से निर्मित होता है। दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे इनेमल, इनेमल जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम। फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। एनिमल शरीर की सबसे कठोर संरचना है, शरीर की सबसे कठोर संरचना है, शरीर की सबसे कठोर संरचना है, शरीर की सबसे कठोर संरचना है। तीसरा पॉइंट, दांत का अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग डेंटिन से निर्मित होता है, डेंटिन से निर्मित होता है। और चौथे पॉइंट में लिखोगे दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी एक रिसेंटली एग्जाम में आया था और एक प्रश्न और आया था कि बिना जमीन खेती की जाती उसको क्या कहते हैं? आजकल खेती करते हैं जहां पे जमीन की जरूरत ही नहीं, केवल पानी पे पौधे उगाते हैं। आंखों का अध्ययन, आंखों का जब अध्ययन होता है तो उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, 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 ऑप्थेल्मोलॉजी। और बिना जमीन जब खेती की जाती है, बिना जमीन केवल पानी पर पौधे उगाते हैं, तो उस प्रक्रिया को नाम दिया है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से उसको जानते हैं। ये है एक दांतों से संबंधित रोग भी होता है, दांतों संबंधित रोग बताएगा कोई नाम? दांतों से रोग होता है जिसका नाम है पायरिया। पायरिया कवक के माध्यम से फैलता है, कवक या जिसको कहते हैं फफूद, फफूद है ना, तो इस कवक से फैलता है। रोग का नाम है पायरिया। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, और बिना जमीन पौधों को उगाने की घटना हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन, हाँ, मृदा का अध्ययन कहलाता है क्या? वर्मी कल्चर, केंचुओं का अध्ययन है। वर्मी कल्चर, वीटी कल्चर, सेरी कल्चर। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा दिवस 5 मई, गुड। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अच्छा, 1 दिसंबर हाँ विश्व एड्स दिवस है, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। 3 वो जो होते हैं ना दिव्यांग, दिव्यांग दिव्यांग दिव्यांग, उनके लिए तीसरा दिन है। और 5वां विश्व मृदा दिवस के रूप में है, मृदा दिवस के रूप में, सॉइल डे के रूप में 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 दिसंबर जब आता है तो एड्स वाले जो लोग लगे होते हैं डिपार्टमेंट में वो जागृत होते हैं, फिर वो एक लाल फीता करके उनका एक सिंबल रहता है, तो वो अपना जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। शाम को कहीं इनविटेशन हो, खाने पे चले जाओ, वहां पे बंदा सब कुछ ले लेगा, दाल के सामने देखेगा भी नहीं। आप लोग मीठा खा के वापस आ जाओ, मुंह में पानी घुमाओ मत। जो आपने मीठा खाया है, पानी आप घुमाओगे नहीं, सुबह उठोगे तो मुंह की हालत खराब हो जाएगी। बहुत अंदर से बदबू, अंदर का वातावरण, अम्ल क्षार सब मिलने स्टार्ट होते हैं, तब दांत टूटने स्टार्ट होते हैं। ऐसा 5 दिन करो तो दांतों के अंदर की तरफ खोचर बन जाते हैं। इस घटना को कहते हैं दंत क्षय। परीक्षा में प्रश्न आता है दंत क्षय जब होता है तो मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? तो ध्यान रखोगे मुंह का पीएच मान 5.5
तथा इससे कम हो जाता है। लिख दो पास में, दंत क्षय, टीथ डीके। दंत क्षय के अंदर पीएच मान 5.5 या फिर इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है? 5 पॉइंट। अरे वैज्ञानिकों बोलो, अम्लीय वर्षा में पीएच मान हो जाता है 5.6 और इससे कम। दंत क्षय में 5.5 और इससे कम। यस, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली है। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी। रोग का नाम आपने लिखा है पायरिया। कई बार प्रश्न आता है पायरिया किससे फैलता है, तो कवकों से फैलने वाला रोग है। बिना जमीन खेती करते तो इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा था, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन कल देख के आना, बता दोगे? समय का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी। अच्छा, अभी जो करंट में घटनाएं घटित हो रही है समसामयिकी में, उनको क्या कहते हैं? यह समसामयिकी जो घटनाएं उनको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी किताब आती है ना, तो समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन तो क्रोनोलॉजी है, लेकिन समय का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट, अगली हेडिंग। नेक्स्ट आप नोट करो, जीभ। लिखना था वो तो लिख लिया था ना। ओके, नेक्स्ट आप नोट करो जीभ की संरचना। जीभ के ऊपर अपन चलते हैं और ये जीभ की संरचना है। ये पूरी जो जीभ की संरचना है, इसमें आगे का भाग बिल्कुल एकदम फ्री होता है, लपर का करता रहता है, और शरीर का सबसे छोटा अंग है, लेकिन फिर भी कईयों के कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये तो अपना कार्यक्रम करके छुप जाता, फिर सर्विस कहीं और होती है। शरीर का सबसे छोटा अंग है। और दूसरी चीज जो चिकित्सा विज्ञान है वो कहता है कि अगर जीभ पे घाव हो जाए तो यहां से केमिकल छोड़ा जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। और वो लाइसोजाइम कहीं लगता है ना तो थूक लगा दो वहां पे, मतलब संक्रमण नहीं फैलने देगा, वहां पे आगे इन्फेक्शन नहीं होने देगा। या तो यूरिन डाल दो या फिर थूक लगा दो उसके ऊपर, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। मानव की जीभ पे अगर कहीं कट लग जाता है तो मानव की जीभ पर जो कट लगता है वो कट विद इन 3 से 4 घंटे में ठीक हो जाता है। कारण लाइसोजाइम पड़ा है 100% उसके ऊपर, इन्फेक्शन फैलने नहीं देता, उस घाव को तुरंत भर देता है। अगर जीभ पर घाव हो जाता है तो विद इन 6 से 60 घंटों में भर जाता है। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर जीभ से घाव हो जाता है तो 7 जन्मों तक नहीं भरता है। तो ये अलग अलग घटनाएं चलती है। यस, अपन जीभ को पढ़ने वाले हैं। मानव के जीभ का आगे का भाग बिल्कुल एकदम फ्री होता है, पीछे का भाग ये कंठ से जुड़ा रहता है। और जीभ का जो भाग कंठ से जुड़ा रहता है, मानव में जीभ का भाग जो कंठ से जुड़ा रहता है, मानव में जो कंठ का भाग है ना, मानव के अंदर ये जीभ की संरचना है। और इस जीभ की संरचना में ये वाला जो भाग है, ये भाग कंठ से जुड़ा रहता है पीछे की तरफ, और इस भाग को अपन नाम देते हैं फ्रेनुलम। ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं फ्रेनुलम, तो इसको फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। आगे का जो भाग है, इस भाग को आप देखोगे मानव के जीभ के ऊपर, तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इधर की तरफ खूब सारे दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और इन दाने नुमा संरचनाओं को कहते हैं पेपिला। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है इनको कहते हैं पेपिला, या इनको कहते हैं रसांकुर। पेपिला भी कहते हैं, इनको रसांकुर के नाम से भी जानते हैं। और ये रसांकुर स्वाद का पता लगाने का कार्य करते हैं, जिनकी संख्या एक छोटे से भाग में 2500 तक पाई जाती है जीभ के ऊपर। मानव के जीभ पर स्वाद का पता लगाने के लिए 3 अलग अलग भाग पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे आगे का भाग है इसमें हमेशा मीठेपन का पता चलता है। सबसे पीछे वाला जो भाग है वहां पर हमेशा कड़वेपन का पता चलता है। साइड वाले जो भाग है खट्टेपन का पता चलता है। और जब शाम को 8 बजे टेबलें सजती है तो नमकीन कहाँ रखते हो? बीच में। तो बीच का जो भाग है उसमें हमेशा नमकीन स्वाद का पता चलता है, तो बीच में नमकीन स्वाद का पता चलता है। सबसे पीछे की तरफ कड़वेपन का पता चलता है, साइड के भागों से खट्टेपन का पता चलता है,
तो ये खट्टेपन का, कड़वेपन का, नमकीन भाग का, मीठेपन का पता लगाने के लिए जीभ पर अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। और मानव के जीभ का सबसे लास्ट भाग, जिसको फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए पाई जाने वाली संरचनाओं को पेपिला के नाम से जानते हैं। ये 2-3 बातें जीभ के बारे में लिखो आप जीभ में। एक मिनट। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन को चबाने का काम दांत करते हैं। जैसे ही भोजन चबा करके रेडी हो जाता है, जैसे ही रेडी होता है, पैरोटिड, अधोजम, अधोजिह्वा, 6 ग्रंथियां एक साथ लार छोड़ती हैं। और जैसी लार छोड़ती है तो लार छोड़ते ही जीभ उस लार को भोजन के साथ मिला देती है। परीक्षा में प्रश्न आया, लार तथा भोजन का मिश्रण क्या कहलाता है? जैसे ही भोजन चबा लेते हैं तो भोजन चबाते ही, जैसे ही भोजन कंप्लीट, भोजन का चबाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, तो इसके अंदर मिलता है लार रस। और भोजन के साथ में जब लार रस मिलता है तो इस घटना को, इस भोजन को बोलस कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, जीभ में पहला पॉइंट नोट करो, लिखो, यह लार रस को भोजन के साथ मिलाती है जिससे लार रस को भोजन के साथ मिलाती है, जिससे बोलस संरचना, जिससे बोलस संरचना का निर्माण होता है, जिससे बोलस संरचना का निर्माण होता है, बोलस संरचना का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट आप नोट करो, जीभ का अंतिम भाग मुख से, जीभ का अंतिम भाग मुख से संयोजित, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, जैसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जीभ पर स्वाद का पता लगाने हेतु, जीभ पर स्वाद का पता लगाने हेतु रसांकुर पाई जाती है। भोजन के स्वाद का पता लगाने हेतु रसांकुर पाई जाती है, जिसे पेपिला कहते हैं। रसांकुर पाई जाती है, जिसे पेपिला कहते हैं। रसांकुर पाए जाते हैं, जिसे पेपिला कहते हैं। यस, अब आप लोग जीभ की संरचना बना के और उस पर कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से भोजन के क्षेत्रों का पता लगाती है, उसको आप नोट करोगे। ये पीछे की संरचना, इसका नाम फ्रेनुलम। और ये जो जीभ का अग्रभाग है, इस अग्रभाग से कौन से स्वाद का पता चलता है? मीठेपन का पता चलता है। तो ये है अग्रभाग, और अग्रभाग से हाय स्वीटू, मीठेपन का पता चलता है। अच्छा, सबसे जो पक्ष भाग है वहां से, इस पीछे भाग से हमेशा कड़वेपन का पता चलता है। ये है पक्ष भाग, और इस पक्ष भाग से कड़वा या कड़वापन। ये जो साइड का भाग है, साइड भाग को क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, साइड भाग।
ये साइड का भाग है जिसको कहते हैं पार्श्व भाग, और पार्श्व भाग से कैसा खट्टेपन का पता चलता है। अच्छा, बीच के भाग से नमकीन स्वाद का पता चलता है। बीच का भाग है, वहां से हमेशा नमकीन स्वाद का पता चलता है। हाँ, नमकीन स्वाद का पता बीच में से। कहाँ कनेक्शन बिठा रहा है? ये चीज़ें आपने नोट कर ली है। शुरू में आते ही अपन ने पढ़ा था यहाँ पर दांत, फिर दांतों की संरचना चली है, फिर जीभ पे चल रहे थे, और जीभ के बाद में जीभ को कंप्लीट कर लिया। चले आगे, यश। तो ये यश तुम्हारा, ये जो आपको अंग दिख रहा है, ये मानव का कंठ संरचना है। कंठ में पढ़ा पूछा कुछ भी नहीं जाता, बस मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो नाक का भाग चलता है उसको कहते हैं नासाग्रसनी, नेजोफेरिंक्स कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं नासाग्रसनी। नासाग्रसनी के नाम से जानते हैं। ये भाग है नाक वाला जिसको कहते हैं नासाग्रसनी। नासाग्रसनी, इधर से जो अपन श्वास लेते हैं वो भाग अंदर की तरफ, ये पूरा भाग खोखला है, इसलिए कई बार अंदर श्लेष्मा बढ़ना स्टार्ट होता है, बंद ही नहीं होता है। सर्दियों में बहुत ज्यादा अंदर घी बनता है, तो ये पूरा भाग इस कैविटी में बनता है। अच्छा, ये भाग नाक वाला अंदर जाने के बाद ऐसे घूमता है अंदर। यहां से हवा को कंठ तक पहुंचने के लिए लगभग बीच में 2.5 फीट चलना पड़ता है। इधर से इधर तक 2.5 फीट चलना पड़ता है। बाहर की गंदी हवा जिसमें खूब सारी डस्ट पड़ी है, वो जब नाक में से होकर के घुसती है तो नाक के अंदर खूब सारी छोटे छोटे रोम पाए जाते, बाल पाए जाते हैं, पूरी फिल्टर होकर के अंदर पहुंचती है। बाहर की ठंडी हवा, गर्म हवा फेफड़ों तक जाती है, तो फेफड़ों को जैसी चाहिए वैसी वो चेंज होकर के पहुंच जाती है। तो ये बीच में चेंज होती है, तो बीच में 1.5 से 2.5 फीट तक का बीच का रास्ता रहता है, जिसको कहते हैं टर्बाइनल नलिका। तो ये बीच में नलियां पाई जाती है जिसको कहते हैं टर्बाइनल नलिका। और इस टर्बाइनल नलिकाओं में गैस का टेम्परेचर इसमें चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ में ये पूरी गैस यहाँ पर फिल्टर हो जाती है। इसी टर्बाइनल नलिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं गंध ज्ञान करने वाली कोशिकाएं। क्या नाम था इसका? ऑल फैक्ट्री कोशिकाएं पाई जाती है। गंध का ज्ञान करने के लिए ऑल फैक्ट्री सेल्स पाई जाती है, और ऑल फैक्ट्री सेल्स गंध का ज्ञान करवाती है। फिर ये दूसरी जो संरचना नाक वाला मार्ग है, ये वाला, ये नाक वाला मार्ग चल करके सीधा जाता है जिसको कहते हैं कंठ ग्रसनी, और इसको कहते हैं मुख ग्रसनी। तो एक होती है मुख ग्रसनी, तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। तीनों यहाँ पर ग्रसनियां पाई जाती है जो भोजन को आगे भोजन नली में धकेलने का काम करती है। अब देखो, ये संरचना जो पाई जाती है इतनी सी, इस संरचना का नाम है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस एनी टाइम ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही इधर से भोजन यहां से इधर आता है, ये एपिग्लोटिस यहां से इधर आ जाता है, यहां आ जाता है, और भोजन को यहां से सीधा कहां डाल देता? सीधा भोजन नली में। ये देखो, ये भोजन नली है, ये वाली, ये भोजन नली है। भोजन नली से रोक करके कोई भी भोजन का कण इस श्वास नली में नहीं जाए,
इसको रोकने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस क्या करेगा? जैसे ही भोजन आकर के इधर टच होता है, ये आकर के ऊपर से नीचे होकर के और इसको यहां तक बंद कर देता है, और भोजन डायरेक्ट बाईपास होकर के भोजन नली में चला जाता है। फिर वापस ऊपर की तरफ श्वास नली खुली, जैसे ऊपर भोजन आया, ये नीचे होकर के श्वास नली को बंद कर देता है, भोजन इसके सहारे सहारे भोजन नली में चला जाता है। ये एनी टाइम ऊपर नीचे काम करता रहा। आप पानी पियो ना, ये ऊपर नीचे बार बार घटित घटित होता रहता है। देखो ना आप यहाँ पे, ये संरचना बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। फिर हवा आती है, फिर पानी पीते हो, और ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे कंट्रोल करने का काम जो संरचना करती है, इस संरचना का नाम है एपिग्लोटिस। और कल ही आपने लिखा था, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं शरीर का, है ना। बाकी ये जो कंठ वाला भाग है, जो ग्रसनी का भाग है, यहाँ से श्वास नली, भोजन नली दोनों अलग हो जाती है, लेकिन कोई किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। एपिग्लोटिस है, वो आपने कल लिख लिया था। यस, आगे की संरचनाओं पे चलते हैं। ये जो डायग्राम दिखने वाला है, इसमें ऊपर वाला जो अंग है, इसको अपन कहते हैं लीवर। हिंदी में बोले तो यकृत, आमा से नहीं है। और ये जो यकृत की संरचना है, ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अच्छा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। गुड। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। किडनी नहीं है, यकृत है। तो मानव के शरीर के अंदर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? यकृत होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न आते? एक तो ये अगर टूट जाए तो वापस बढ़ने की इसमें क्षमता पाई जाती है। शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमताएं सबसे ज्यादा होती है। अगर इसका छोटा सा भाग भी कट करके अलग हो जाए, वो वापस जुड़ सकता है। लेकिन शरीर में एकमात्र ऐसी कोशिकाएं जिसमें पुनरुद्भवन 0% होता है, वो है तंत्रिका कोशिका। कहीं अगर टूट गई, वापस नहीं जुड़ेगी। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन 0, यकृत की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन 100% पाया जाता। पुनरुद्भवन क्या? वापस बढ़ने की क्षमता है। कभी कभी वो घूमती है, तुम लोग पीछे चढ़ते हो, वो पूंछ फिर दौड़ जाती है, तुम लोग पूंछ में बिजी हो जाते, तब तक वो कहीं छिप जाती है। जस्ट 7वें दिन एक छोटा सा टुंचकिया बनना स्टार्ट होता है, फिर वो पूंछ वापस बन जाती है। पूंछ वापस बनती है, उस बनने की घटना को कहते हैं पुनरुद्भवन, उसको कहते हैं रीजनरेशन। मानव के यकृत में भी कौन सी क्षमता पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता इसमें पाई जाती है। रीजनरेशन की क्षमता इसमें पाई जाती है। यकृत का दूसरा काम, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब रक्त को निर्मित करने का काम यकृत करता है। तो यकृत का दूसरा काम होता है रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा मां के शरीर में होता है। तीसरा काम, अपने शरीर में भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद सारे पदार्थों को जाकर के सप्लाई इकट्ठा कहाँ करते हैं? यकृत में। पैर से मैसेज आया, भाई साहब खाने की जरूरत है, यकृत से भोजन पैर में, यकृत से भोजन मस्तिष्क में, यकृत से हाथ में, हर जगह पर शरीर की सप्लाई देने का काम यकृत करता है। भोजन का पाचन होते ही सारे पदार्थों को स्टोर कहाँ करता है? यकृत में। इसलिए इसे ग्लूकोज की फैक्ट्री भी कहते हैं। मानव शरीर के अंदर इसे ग्लूकोज की फैक्ट्री कहते हैं। ग्लूकोज फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। मानव शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हमेशा कोशिश करता है 90% उसको खत्म करने का। शरीर में खूब सारे जहरीले पदार्थ बनते हैं, बिलीरुबिन बनता है, इन सभी पदार्थों को नष्ट करने का काम यकृत करता है। यकृत का काम होता है शरीर के अंदर से विषाक्तता, जहरीलेपन, टॉक्सिसिटी को नष्ट करना। तो विषाक्तता को नष्ट करने का काम मानव शरीर में यकृत करता है। इसलिए इसे शरीर की जैव रसायनशाला कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री लैब के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं जैव रसायनशाला के नाम से जानते हैं। मानव शरीर के अंदर आपने ऐसा पढ़ा था कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? 120 दिनों तक। आरबीसी 120 दिन के बाद जब मरती है तो मरती है प्लीहा में। प्लीहा में मरती है। लेकिन मरने के बाद, मरने का मतलब नष्ट थोड़ी ना हुई है, अभी मरी है, केवल मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का काम
यकृत करता है। तो शरीर के अंदर सारी की सारी जो आरबीसी है वो मरती अलग है, लेकिन उसको नष्ट करने का काम यकृत करता है। और यकृत जब आरबीसी कणिकाओं को नष्ट करता है तब एक हानिकारक पदार्थ निर्मित होता है, बिलीरुबिन। उस बिलीरुबिन का जब मिक्सर मूत्र में पहुंचता है तो यूरोक्रोम बनता है। और मानव में जो बिलीरुबिन है ये मल के रंग को नियंत्रित करने का काम करता है। और ये बिलीरुबिन को शरीर से ज्यादा मात्रा में शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। शरीर के अंदर जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन होने पर शरीर में निर्मित होता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, और ये अमीनो अम्ल शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देने का काम करते हैं। इन अमीनो अम्लों को एनी टाइम शरीर में भेजने का काम यकृत करते हैं। इस यकृत में जो रस बनते हैं उनको कहते हैं पित्त रस। और ये पित्त रस भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और ये सारे के सारे पित्त रस बन करके जिस भाग में स्टोर होते हैं उसका नाम है गॉल ब्लेडर, या इसको कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय। और ध्यान रखना, मानव शरीर में जब पथरियां जमती है तो शरीर में पथरियां दो जगह बनती है। एक तो बनती है किडनियों में और एक बनती है पित्त की थैली में, जिसको कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लेडर कहते हैं। ये वाली पथरी निकालना बहुत टेढ़ा काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में इस पित्ताशय में आंतों के अंदर जाकर के पथरी जमनी स्टार्ट हो जाती है। ये पथरी बहुत दुख देती है व्यक्तियों को। किडनियों वाली सीधा ऑपरेशन करते हैं या फिर लेजर ऑपरेशन होते हैं आजकल, तो उसको तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जो पित्त की थैली में जाकर के जमा हो जाती है, पित्ताशय में जो पथरियां जमती है, काफी दुख देती है। तो ये भोजन का पाचन करने के लिए पित्त रस छोड़ती है। पित्त रस इकट्ठा कहां पे होता है? पित्ताशय में। पित्त रस बनता कहां पे? यकृत में। तो ये कुछ होता है, त्रिकोणाकार अंग है और ये शरीर का सबसे बड़ा अंदर का अंग है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इससे जो पित्त रस निकलता है ये भोजन का पाचन नहीं करता है, ये केवल भोजन का पाचन करने वाले एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। ओके, हेडिंग आप नोट करो आगे, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग एवं सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि शरीर का सबसे बड़ा अंग एवं सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पुनरुद्ध भवन, इसमें पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता, पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आप नोट करो, यह प्रोटीन से निर्मित अमीनो अम्लों अमीनो अम्लों को विखंडित करके ऊर्जा निर्माण करता है। अगला पॉइंट आप नोट करोगे, इसे ग्लूकोज फैक्ट्री, इसे ग्लूकोज फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर, ग्लाइकोजन में
बदलकर संग्रहित रहता है या संग्रहित होता है। कहाँ पे संग्रहित होता है? यकृत में। नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट करोगे, भ्रूण अवस्था में रक्त निर्माण कार्य करता है। भ्रूण अवस्था में रक्त निर्माण कार्य करता है। भ्रूण अवस्था में रक्त निर्माण कार्य करता है। अगला पॉइंट नोट करोगे, विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता है। विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता है। अगला पॉइंट नोट करोगे, आरबीसी नष्ट करके बिलिरुबिन आरबीसी नष्ट करके बिलिरुबिन बनाता है। 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 इतने नोट कर लिया आपने। 2-3 पॉइंट और आप नोट करोगे। एक तो पॉइंट आप नोट करो कि इससे हमें बहुत कम पॉइंट रहे, इतना यूं छींके मत करो। अगला पॉइंट आप नोट करो, इससे भोजन के पाचन हेतु पित्त रस बाइल जूस निर्मित होता है। भोजन के पाचन हेतु पित्त रस बाइल जूस निर्मित होता है। पित्त में पी छोटी करो या बड़ी करोगे, देख लेना जो भी है। पित्त रस, भोजन के पाचन हेतु पित्त रस बाइल जूस निर्मित होता है। ये यकृत की घटनाएं खत्म हो जाती है, जिसको अपन लीवर के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, और शरीर का नहीं, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, और सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि भी है। पुनरुद्भवन होता है, प्रोटीन का विखंडन करता है, ग्लूकोज की फैक्ट्री कहते हैं, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले शब्द आया था, समय का अध्ययन, क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहता है। और समसामयिकी का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। अच्छा, बिना जमीन पौधों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। और दिव्यांग दिवस 3 को है। और एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता, गुड, मेमोरी शानदार है आपकी है। चलो भाई साहब, इसके बाद आगे का जो अंग रहता है, इस अंग को आप देखोगे तो ये थैलीनुमा जो संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं आमाशय। अपन जितना कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो लास्ट में जाकर के आंतों में जिस भाग में इकट्ठा होता है, उस भाग का नाम है आमाशय। तो ये संरचना जो दिखने में दिखाई दे रही है, इस संरचना का नाम है आमाशय। कैसी होती है संरचना? तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की है। ये ऐसी संरचना होती है। यहां से भोजन एंट्री करता है, यहां से भोजन आमाशय से निकल करके आगे छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। ये जो नली इधर की तरफ आई है, ये नली, इस नली का नाम है भोजन नली। भोजन नली, या इसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली। और ग्रास नली ऊपर जाकर के जुड़ती है
कंठ से या ग्रसनी से। ये जो पूरा आमाशय है, इस आमाशय के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। इस आमाशय में, आमाशय के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें जो शुरुआत का भाग है, इस भाग को कहते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक। बीच का जो भाग है इसको कहते हैं फंडिक, और जो लास्ट भाग है इसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। अरे मानव शरीर के अंदर भोजन में जो कठोर कण चले जाते हैं, उन कठोर कणों को भी छोटे कणों में तोड़ने के लिए इसमें एक विशेष एसिड निकलता है अंदर की तरफ। कौन सा एसिड निकलता है? अंदर से एसिड निकालने के लिए पूरी कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, और इन परतों से एसिड बनता है। इस परतनुमा संरचना का नाम है ऑक्सिंटिक कोशिका। कोशिका का नाम है ऑक्सिंटिक, और इस ऑक्सिंटिक कोशिका से एक एसिड बनता है, और उस एसिड का नाम होता है पाइलोरिक एसिड। क्या नाम? जठर रस के नाम से जानते हैं, जठर रस। और इस जठर रस का रासायनिक सूत्र होता है HCl। HCl का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलता है। ये कुछ इस आमाशय के बारे में। इस आमाशय में भोजन 3 घंटे तक ठहरता है, ऑक्सिंटिक कोशिका का जठर रस मिलता है, भोजन पूरा का पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में पचित हो जाता है, फिर आगे जैसे आंतों में जाता है, आंतों में केवल भोजन का अवशोषण कराया जाता है। तो ये प्रक्रिया इस आमाशय में चलती है। चित्र को नोट कर लो।